स्वागत है आपका मैकेनिकल एजुकेशन फोरम में। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके बात करेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है बायोलॉजी में। देखिए, एक दो दिन वीडियो डे लेट हो जाता है, उसके लिए हमें खेद है ना। एक बेहतर कंटेंट तैयार करने में टाइम लगता है ना। हमें कुछ भी तैयार नहीं करना है, हमें बेहतर तैयार करना है जिससे आप देखें तो कहे कि नहीं समझना है, इसको आसान है, इसमें एक भी डिफिकल्ट वर्ड यूज नहीं है, कहानी नहीं है ये। तो इस तरह के जो कंटेंट है उसको तैयार करने में बेहतर टाइम थोड़ा लग जाता है, लेकिन आपका सिलेबस आपके टाइम पर पूरा हो जाएगा, इसका विश्वास रखिए आप। तो आज मैं बात करूंगा कि थर्मोडायनेमिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है बायोलॉजी में। अगर आपने पहले का लेक्चर्स मेरा नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहां से आप उसको देख लीजिए। और ये जो आपका ये वीडियो है ना, तो इसमें आपको उतना बेहतर तरीके से नहीं दिख रहा होगा, है ना। ये सब लिखा हुआ है, अभी समझ लिए। और कमेंट बॉक्स में नहीं तो टेलीग्राम पे, बिल्कुल टेलीग्राम पे आप ज्वाइन होइए, वहां पर इसका पीडीएफ बनाकर मैं डाल दूंगा, है ना। डेली मैं इसका पीडीएफ बना करके डाल दूंगा, जो जो टॉपिक मैं आपको बताऊंगा। तो टेलीग्राम पर आप ज्वाइन हो जाइएगा। तो जब मैं बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन करा रहा था ना, तो उस समय मैंने आपको बताया था कि आपका जो एक इंजीनियर को बायोलॉजी क्यों पढ़नी चाहिए, है ना, क्यों पढ़ाई जाती है बायोलॉजी एक इंजीनियर को। तो वहां पर मैंने थर्मोडायनेमिक्स से कुछ पॉइंट्स के बारे में आपको बात की थी, और मैंने आपको कनेक्ट करने की कोशिश की थी कि एक जो इंजीनियर है उसको बायोलॉजी क्यों पढ़ाई जाती है। तो आज हम कंप्लीट बात करेंगे कि आखिर केवल थर्मोडायनेमिक्स, बाकी सब्जेक्ट नहीं, केवल थर्मोडायनेमिक्स का बायोलॉजी में क्या इंपॉर्टेंस है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक से। तो इसको आप ध्यान से समझिएगा और देखिएगा। देखिए, जो मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हैं ना, जिन्होंने थर्मोडायनेमिक्स उनका सब्जेक्ट है, उनको समझने में ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। लेकिन जो नॉन मैकेनिकल ब्रांच वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको टॉपिक समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उन्हें नहीं पता ना थर्मोडायनेमिक्स क्या है। थर्मोडायनेमिक्स बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है जिसको पढ़ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, और इसलिए दूसरे ब्रांच के स्टूडेंट्स नहीं समझ पाएंगे आसानी से थर्मोडायनेमिक्स क्या है। केवल मैकेनिकल वालों को पता होगा थर्मोडायनेमिक्स के बारे में अच्छे से, पर कोई बात नहीं, मैं हूं, जितना आपको चाहिए उतना मैं आपको बता दूंगा थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। तो थर्मोडायनेमिक्स कुछ नहीं है आपका, जैसे कि आपको पता है आपका जो इंजन होता है ना, गाड़ी का जो इंजन होता है उसमें आप तेल डालते हैं। तो जब आप तेल डालते हैं तो क्या आपका एक एनर्जी डालते हैं ना। जब आप तेल डालते हैं ना, तो इसका इंजन जो होता है ना वो कुछ इस तरह का होता है। अंदर आपका पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है ना। ये वाला होता है पिस्टन, ये वाला होता है सिलेंडर, ठीक है ना, सिलेंडर होता है ये। तो अब कहानी ये है कि अंदर जो आप तेल डालते हैं ना, फ्यूल, वो फ्यूल आता है यहाँ से, एयर आता है इधर से, और दोनों जब यहाँ आता है ना तो स्पार्क प्लग की मदद से यहाँ पर आग लगता है। जब आग लगता है तो हीट जनरेट होती है, और जब हीट जनरेट होती है तो इतनी सारी इतनी इतनी मतलब ताकतवर हीट होती है ना, ये पिस्टन जो है इस पिस्टन पर टकराती है और इसको ना धक्का देती है इस तरफ। जब ये धक्का खाता है ना तो ये रोटेट करता है, ये ऊपर नीचे ऐसे 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 ये करता है। तो ये जो करता है ना, तो यहाँ से हमारा क्रैंक शाफ्ट लगा होता है और जो चक्के में पावर मिलता है, जिसकी वजह से हमारा चक्का रोटेट करता है। तो सिंपल से मैं बात कहूँ तो यहाँ पर हीट जनरेट हुई। जब हीट जनरेट हुई तो ये जो इसका पावर मिला ना हमें आउटपुट, वो हमें वर्क के रूप में हमें चक्का पर देखने को मिला। यानी हीट से वर्क में कन्वर्ट किया जा रहा है, सही बात है ना, हीट से वर्क में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो हीट भी आपका एक एनर्जी है, वर्क भी आपका एनर्जी है, ठीक है ना। वर्क की जगह पर आप पावर भी लिख सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वर्क कहिए या फिर पावर। तो ये भी आपका एक एनर्जी है, वर्क और पावर भी आपका एक एनर्जी है। यानी एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हुआ इस डिवाइस की वजह से। तो थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं और एनर्जी इंटरेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। मतलब हीट से वर्क में कन्वर्ट करना और वर्क से हीट में कन्वर्ट करना, ये कैसा प्रोसेस है, कैसी कहानी है, ये सारी कहानी आपको थर्मोडायनेमिक्स बताता है। सिंपल सी बात है, ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना है। तो इस एनर्जी इंटरेक्शन इसी को बोलेंगे। इधर से हीट इधर गया, इधर से हीट इधर गया, तो एनर्जी का इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है ना। तो इस एनर्जी के इंटरेक्शन की वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है, जो भी चीजें हैं, जो भी मैटर है ना, जो भी प्रॉपर्टीज है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसी की स्टडी कहलाती है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में जब भी स्टडी की जाती है ना, तो किसी चीज की स्टडी करने के लिए हम मानते हैं कि ये सिस्टम है।
अगर मान लीजिए कि ये जो डिवाइस है आपका, इस पर थर्मोडायनेमिक्स चाहता है कि मैं स्टडी करूं, तो थर्मोडायनेमिक्स को डिवाइस नहीं कहेगा, है ना। थर्मोडायनेमिक्स बोलेगा यह एक सिस्टम है, ठीक है ना। थर्मोडायनेमिक्स इज एक सिस्टम बोलेगा। जैसे आपका एक रूम का घर है, एक रूम का घर है, तो वो जो रूम है ना, रूम के अंदर जो भी चीजें हैं, आप चाहते हैं कि इसमें मैं एसी लगाऊं, है ना, उस रूम में एसी लगाना, तो आप चाहेंगे कि उस रूम का टेम्परेचर क्या है ना, कितनी ह्यूमिडिटी है इसमें, है ना, एयर कितना गंदा है या फिर कितना साफ है, ये सारी चीजें आप चेक करेंगे। तो घर के अंदर जो कमरे में सारी चीजें चेक करेंगे ना आप, जहां पे आप स्टडी कर रहे हैं, वो सारी चीजें आपकी सिस्टम होगी। थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि मैं सिस्टम पे स्टडी करूंगा, डिवाइस वाइज से मतलब नहीं है, उसको मैं सिस्टम मानूंगा। तो सिस्टम, तो थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी जहां पर की जाती है वो हमारा सिस्टम होता है। और मान लीजिए कि यह घर है, इस घर के अंदर जो हम स्टडी कर रहे हैं वो हमारा सिस्टम है। तो इस घर के बाहर जो भी चीजें होगी ना, जो भी बाहर होगी, वो सराउंडिंग कहलाएंगी, सराउंडिंग। इस सिस्टम के बाहर जो कुछ भी है वो सराउंडिंग है। और सिस्टम और सराउंडिंग को जो अलग कर रही है ना, ये वाली लाइन, ये आपकी बाउंड्री कहलाती है, ये आपकी बाउंड्री कहलाती है। ये बाउंड्री मानते हैं हम, ये रियल भी होती है, इमेजिनरी भी होती है। मान लेते हैं कि एक ऐसी बाउंड्री है जो सिस्टम को बाउंड्री से अलग कर रही है, और इसकी जो थिकनेस है वो यूनिटी होती है, बहुत वन होती है, इसलिए इसलिए बाउंड्री की कोई थिकनेस नहीं है ना, होती भी है तो यूनिटी है, इससे इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक इमेजिनरी भी हो सकती है, रियल भी हो सकती है, लेकिन कितना आप इतना ध्यान रखिए कि सिस्टम को सराउंडिंग से जो चीज अलग कर रही है वो बाउंड्री है। अब इस सिस्टम और सराउंडिंग को जब हम मिला देंगे ना, प्लस कर देंगे, तो हमारा यूनिवर्स बनेगा, यूनिवर्स। तो यूनिवर्स एक ऐसा चीज है जो सिस्टम प्लस सराउंडिंग को मिलकर के बना है। और थर्मोडायनेमिक्स में यूनिवर्स मतलब सब कुछ, है ना। सिस्टम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, सिस्टम के बाहर जो कुछ है वो सराउंडिंग है। अब जब दोनों को मिला दिए तो यूनिवर्स बन गया। तो थर्मोडायनेमिक्स की इतनी सी कहानी। अब ये जो सिस्टम होता है ना, वो तीन तरह का होता है। एक होता है आपका क्लोज सिस्टम, एक होता है आपका ओपन सिस्टम, एक होता है आपका, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, 1 सेकेंड, एक है आपका क्लोज सिस्टम, एक है आपका ओपन सिस्टम, एक है आपका आइसोलेटेड सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, जैसे मैं यहाँ पे लिखूं कि अगर ये सिस्टम था, और ये सिस्टम था, तो क्लोज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां से एनर्जी जा सकता है, एनर्जी इस सिस्टम को क्रॉस करके बाहर निकल सकता है, लेकिन एनर्जी आ सकता है, एनर्जी यहां से जा भी सकता है। लेकिन जो मास है ना, मास, MASS, मैटर, इस जो सिस्टम है इसके ना तो अंदर आ सकता है ना इसके बाहर जा सकता है। मास इन और आउट पॉसिबल नहीं है, यानी मास इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं है, केवल एनर्जी इंटरेक्शन पॉसिबल है, क्योंकि एनर्जी यहां अंदर आ जाएगी, अंदर से बाहर चली जा सकती है। ये क्लोज सिस्टम है। ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एनर्जी भी आएगी और जाएगी, मास भी आएगा और जाएगा। ओपन है, वो खुला है, उसको किसी चीज की दिक्कत नहीं है, मास इंटरेक्शन भी होगा, एनर्जी इंटरेक्शन भी होगा आपके ओपन सिस्टम के केस में। आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ना तो मास आ सकता है, ना एनर्जी आ सकता है, ना जा सकता है। आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल है, जैसे थर्मस कैसा होता है ना, थर्मस, है ना, जिसमें हम लोग ठंडी के दिन में चाय पीते हैं, कॉफी। थर्मस में क्या होता है ना कि उसमें हम गर्म करके चाय का कॉफी रख देते हैं, उससे हीट बाहर नहीं जाती है ना, उसी का काम होता है। तो हीट बाहर नहीं जाती है, यानी एनर्जी का इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। अब चूंकि उसमें थर्मस में कॉफी रखा हुआ है, तो ऐसा तो है नहीं कॉफी आपकी गिरने वाली है, यानी छेद है उसमें, कॉफी गिर रही है आपकी, ऐसा तो नहीं है ना। जब उसको ढक्कन लगा देते हैं तो कॉफी कहाँ निकलेगी, है ना। थर्मस में आपने ढक्कन लगा कर रख दिया तो मास भी उससे नहीं निकलेगी, मास इंटरेक्शन भी नहीं हो रहा है। तो आइसोलेटेड सिस्टम में आपका थर्मस एक तरह का एग्जाम्पल है, परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं है। मेरा मतलब है परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं है इसका क्या, अरे भैया जब उसमें आप चाय रखेंगे तो मान लीजिए कि 2 घंटे बाद नहीं ठंडा होगा, 6 घंटा बाद नहीं ठंडा होगा, 48 घंटा बाद, 52 घंटा बाद कभी तो ठंडा होगा ना। तो वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं है। लेकिन हम मान लेते हैं कि जो आपका थर्मस होता है वो एक आइसोलेटेड सिस्टम है जहां से एनर्जी का इंटरेक्शन नहीं होता है, मास तो होता ही नहीं है। ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है ना, मैं आपको समझा रहा हूं, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं, इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है थर्मोडायनेमिक्स के लिए, और कुछ लॉज भी हैं उसको मैं कनेक्ट करूंगा, अभी वेट करिए।
तो अब बात आती है कि ये आपका जो थर्मोडायनेमिक्स है उसका बायोलॉजी में क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे मैंने आपको कहा कि थर्मोडायनेमिक्स से हम किसी चीज की स्टडी करनी होती है तो हम मान लेते हैं कि एक सिस्टम है, मानते नहीं है ऐसा है। थर्मोडायनेमिक्स स्टडी करने के लिए आपको सिस्टम की जरूरत पड़ेगी और उस सिस्टम पे ही आपका जो करना है वो करेंगे आप। तो अगर कोई बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है, कोई भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, मान लीजिए कि ह्यूमन बॉडी है, एक ह्यूमन बॉडी मान लीजिए एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म जब है ये, तो हम मानते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स एक सिस्टम है। हमारी बॉडी क्या है, एक सिस्टम है। हमारी बॉडी जो है वो एक तरह का सिस्टम है, ठीक है। हमारी बॉडी एक तरह का सिस्टम है और एक कैसा सिस्टम है, यह एक ओपन सिस्टम है। क्योंकि हम लोग खाना खाते हैं, हम लोग खाना खाते हैं तो मांस हमारे अंदर जा रहा है और उत्सर्जन क्रिया के द्वारा पसीने से या फिर दूसरे क्रिया के द्वारा मांस हमारे शरीर से बाहर भी निकलता है। तो ये मांस आ रहा है और जा रहा है, मास पॉसिबल है, मास इंट्रैक्शन पॉसिबल है। और हम लोग खाना खाते हैं तो एनर्जी हमारे अंदर जाती है, ठीक है ना, और हीट के रूप में शरीर से बाहर भी निकलती है। यानी गर्मी जब होती है तो हीट हमारे शरीर से बाहर निकलती रहती है हमेशा, यानी हीट भी आ रही है, हीट भी जा रही है, एनर्जी इंट्रैक्शन भी पॉसिबल है। तो कोई भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है ना, मैंने यहाँ पर आदमी माना है, कोई भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है तो वह ओपन सिस्टम है, क्योंकि मास और एनर्जी दोनों का इंटरेक्शन पॉसिबल हो पाता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं, अब बताइए आप। और कुछ और यहाँ पर लिखी हुई है, इफ कंसिडर अ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म एज अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम देन दे आर ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम होता है, ये कैसे होता है यहाँ पर लिखी हुई है। और उस जो सिस्टम है ना, उसमें थर्मोडायनेमिक्स का लॉ भी अप्लाई किया जाता है। कैसे अप्लाई किया जाता है उसको मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। इसको मैं पलटता हूँ आगे। तो बायोलॉजी में थर्मोडायनेमिक्स में आपके जनरली 4 तरह के लॉ होते हैं। एक होता है जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। तो मेनली मैं आपके 3 लॉ की ही बात करूंगा जो बायोलॉजी से कनेक्टेड है ज्यादातर। वो है आपका जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। जीरोथ लॉ कहता है ना, जीरोथ लॉ के अनुसार कि जीरोथ लॉ एक प्रिंसिपल देता है ना, इसका स्टेटमेंट देखिए पहले आप। जीरोथ लॉ कहता है कि थर्मल इक्विलिब्रियम का वो कॉन्सेप्ट देता है। क्या है थर्मल इक्विलिब्रियम, उसकी मैं बात करूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। यह कहता है कि अगर 2 बॉडीज है और वे दोनों अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है तीसरी बॉडी से, तो ये दोनों बॉडी जो होगी ना वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी। मतलब कहने का सिर्फ इतना सा है कि अगर 3 बॉडी में अगर बनाऊं आपको, 1 2 3, ए बी सी, 3 बॉडी हो गई। 1 मिनट दिख नहीं रहा है शायद, 3 बॉडी हो गई। अगर नहीं दिख रहा है ना तो उसको थोड़ा क्वालिटी को आप बढ़ा लीजिए, नहीं तो मैं जूम कर देता हूँ। 1 सेकंड में जूम कर देता हूँ इसको, ना आप क्वालिटी भी बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। कैमरा थोड़ा हिल रहा है ना। तो 1 बॉडी, 2 बॉडी, तीसरी बॉडी। अगर ए बॉडी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी। मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें टेम्परेचर इक्वल होता है। अगर एक लोहे का बर्तन है, दूसरा भी आपका लोहे का बर्तन है, इस बर्तन को जब आप हीट कर रहे हैं तो इसका टेम्परेचर हो जा रहा है 100 डिग्री सेल्सियस और इसका टेम्परेचर है आपका 20 डिग्री सेल्सियस। अब जब इन दोनों को आप सटाएंगे, सिंपल सी बात है ना कि इधर से हीट का फ्लो होगा इधर, और ऐसा पॉइंट आ जाएगा कि जब दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा। जब दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा तो मान लीजिए कि वो 40 डिग्री सेल्सियस पर इधर से हीट का फ्लो हुआ, फ्लो होता गया। अब इन दोनों का टेम्परेचर एक समय बाद इक्वल हो जाएगा, उसके बाद हीट का फ्लो बंद हो जाएगा। तो ये जो है ना, जब हीट का फ्लो बंद हो जा रहा है ना, स्टेबल हो जा रहा है, ये कंडीशन थर्मल इक्विलिब्रियम कहलाती है। सिंपल सा मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब टेम्परेचर इक्वल हो जा रहा है। तो एक का टेम्परेचर सी के इक्वल है, बी का ए के इक्वल है। सिंपल सी बात है ना, ए का भी बी के इक्वल होगा। तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट देता है जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ इसी के बारे में बात करता है। आपको भले ही लग रहा हो ये क्या बड़ी बात है, लेकिन उस समय जब जीरोथ लॉ बना होगा ना, उसके लिए ये वरदान होगा, वरदान। तो जीरोथ लॉ यही बात करता है और ये थर्मल इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट देता है।
ये जो थर्मल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है, इसका यूज किया जाता है थर्मामीटर में। हमारा जो घर में थर्मामीटर होता है ना, वो थर्मामीटर वर्क किस प्रिंसिपल पर करता है? वो जीरोथ लॉ के प्रिंसिपल पर करता है वर्क। इसी जीरोथ लॉ थर्मल इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट पर हमारा थर्मामीटर जो होता है वो वर्क करता है। और थर्मामीटर एक ऐसा डिवाइस है, एक मेडिकल डिवाइस है। तो जीरोथ लॉ से मेडिकल बायोलॉजी कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, बताइए तो पहले। तो ये जो मरकरी जो हमारे बॉडी में लगाते हैं ना, तो ये मरकरी जो है ना, थर्मल इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए ये फैल जाता है आई की तरफ, इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। और हम देख लेते हैं कि अच्छा इतना बुखार था, यहाँ पर चेक कर लेंगे और इतना बुखार था। जैसे मान लीजिए अब बोलेंगे कि अब इसका टेम्परेचर बढ़ कैसे गया। देखिए मेरा एक वीडियो है जीरोथ लॉ पर, इसको लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां पर मैंने कंप्लीट बात करी है कि आखिर एक जीरोथ लॉ है क्या और टेम्परेचर को मेजर कैसे करता है। डिटेल में अगर आप समझना चाहते हैं तो वहां वीडियो पर देखिए, वहां पर अच्छे से समझ लीजिएगा कि वाकई में थर्मल इक्विलिब्रियम है क्या और थर्मामीटर काम कैसे करता है। तो जीरोथ लॉ जो कॉन्सेप्ट दिया थर्मल इक्विलिब्रियम का, उसका यूज करके हम थर्मामीटर बनाते हैं। और थर्मामीटर क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट पर काम करता है, जिससे हम क्या करते हैं, आपका शरीर का टेम्परेचर मेजर करते हैं। चूंकि आपका थर्मामीटर मेडिकल डिवाइस है, इसलिए जीरोथ लॉ आपका बायोलॉजी से कनेक्ट हो गया। अब बात करते हैं फर्स्ट लॉ आपका कैसे रिलेट करता है बायोलॉजी से, क्या इंपॉर्टेंस है फर्स्ट लॉ की। फर्स्ट लॉ कहता है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में आपने 9th 10th में पढ़ा होगा कि एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है ना ही क्रिएट किया जाता है ना। यह केवल ट्रांसफॉर्म किया जाता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। अगर यानी काइनेटिक एनर्जी है तो उसको पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर पोटेंशियल है तो काइनेटिक में, मैकेनिकल है तो इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल है तो मैकेनिकल में। नहीं, एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता और नहीं बनाया जा सकता है, इसका रूप केवल बदला जा सकता है। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन। और थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ इसी लॉ की बात करता है। तो ये बायोलॉजी से कनेक्टेड कैसे है भाई? देखिए यहां पर मैंने लिखा है कि लिविंग सिस्टम आर ऑफ्टेन, 1 सेकेंड, लिविंग सिस्टम्स आर ओपन सिस्टम, ये मैंने बात की है। मैटर इन द फॉर्म ऑफ फूड इज टेकन इन बाय अ लिविंग सिस्टम एंड कन्वर्टेड टू एनर्जी टू सर्वाइव एंड डू मैकेनिकल वर्क। सिंपल सी बात मैं कहता हूं, इसको छोड़ दीजिए। जब हम खाना खाते हैं, ये जो आदमी मैंने बनाया था पीछे, ये जब खाना खाता है तो एनर्जी लेता है, वो एनर्जी लेता है। एनर्जी जब वो लेता है तो वो खाना खाया, खाना से उसको एनर्जी मिला, उस एनर्जी का रूप बदल गया पेट के अंदर और वो बदल गया एटीपी में। रूप बदल गया ना एनर्जी का। एनर्जी जो खाना में था मौजूद वो डिस्ट्रॉय तो नहीं हुआ। खाना में जो भी एनर्जी था, प्रोटीन था, कार्बोहाइड्रेट था, वो अंदर जाकर उसका फॉर्म चेंज हो गया, वो एटीपी बन गया। जब एटीपी बन गया तो उससे उस इंसान को एनर्जी मिल गई, एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। सूरज के प्रकाश में जो रोशनी होती है सनलाइट, उस सनलाइट एक एनर्जी है, लाइट एनर्जी है। उस लाइट एनर्जी का यूज करके पेड़ पौधा अपना खाना बनाता है। खाना बनाता है तो एटीपी बनाता है, यानी उस सन एनर्जी का यूज करके उसने एटीपी बनाया, यानी अपने लिए ऊर्जा बनाया। तो एनर्जी डिस्ट्रॉय तो नहीं हुआ ना, एनर्जी का रूप बदल गया। तो फर्स्ट लॉ भी आपका पता चल गया ना कैसे चेंज हो गया बायोलॉजी में, उसकी इंपॉर्टेंस। एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, रूप चेंज हो गया। अब बात करते हैं कि सेकंड लॉ की क्या इंपॉर्टेंस है थर्मोडायनेमिक्स में। देखिए सेकंड लॉ को जो है ना समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। जो आपके ब्रांच जिन ब्रांच का ये सब्जेक्ट है ना, उसको उससे पूछिएगा तो उसके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। लेकिन जो ये सेकंड लॉ है ना, ये आपको बताता है कि एंट्रोपी के बारे में। जैसे आपका कोई कमरा है, जिस कमरे में आप बैठे हुए हैं, सारी चीजें आपने अरेंज कर रखी है। जब आप 2 महीना या 3 महीना बाद इस रूम में आएंगे ना, अब लौट के, है ना, तो आप देखेंगे ये सारा सामान बिखर गया है ना, ये वो सारा सामान डिसऑर्डर हो गया है। ये कैसे हुआ? कुछ एनर्जी थी वहां पर, भूत नहीं थी ना, भूत की बात मैं नहीं कर रहा। कुछ एनर्जी थी वहां, इसने डिसऑर्डर कर दिया। ये जो एनर्जी थी ना, ये एंट्रोपी कहलाती है। यानी डिसऑर्डरनेस की बात जहां पे होगी वो आपका एंट्रोपी है। और जब भी एनर्जी की बात होगी, या तो वो वर्क होगी या फिर हीट होगी। और फॉर्म में भी एनर्जी होती है, केवल वर्क और हीट ही आपका एनर्जी नहीं है, और भी चीजें एनर्जी हैं। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में हीट और वर्क की ज्यादा इंपॉर्टेंस है।
तो कुछ था वहां पे जिसकी वजह से डिसऑर्डर हुआ, और जो कॉन्सेप्ट है वो एंट्रोपी कहलाती है। तो यहां पर देखिए, इन फोटोसिंथेसिस not all of the light energy is absorbed by the plant, some energy is reflected and some is lost as heat. Much of this energy is not during metabolic process performed by the producer and primary consumer, they are eaten। देखिए, पेड़ पौधा जब भी आपका सन लाइट एनर्जी लेता है तो पूरा 100% लाइट को ऑब्जर्व नहीं करता है, कुछ लाइट का वो यूज करता है और कुछ लाइट को वो रिफ्लेक्ट कर देता है वापस। तो जब वो रिफ्लेक्ट करता है ना, तो हीट के फॉर्म में इन्वायरमेंट में चला जाता है, और जब हीट के फॉर्म में इन्वायरमेंट में चला जाता है तो हीट की वजह से एंट्रोपी जनरेट होता है। जैसे मैंने बताया कि एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट हीट से है, यानी हीट है तभी आपकी एंट्रोपी आ रही है। अगर किसी सिस्टम में आप हीट को मिलाएंगे ना, तो हम कहेंगे उस सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ रही है। अगर आप हीट खींच लेंगे उस सिस्टम से, तो हम कहेंगे उस सिस्टम की एंट्रोपी घट रही है। तो जब भी ये पेड़ पौधे रिफ्लेक्ट करते हैं ना सनलाइट को, तो वे हीट के फॉर्म में रिफ्लेक्ट करते हैं, जिससे इन्वायरमेंट का जो एंट्रोपी है वो बढ़ जाता है। और हमारे शरीर में जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, उन सब की वजह से भी हीट जनरेट होता है हमारी बॉडी से, और वो हीट कहाँ जाता है, इन्वायरमेंट में जाता है। तो आपका जो एंट्रोपी है इन्वायरमेंट का, वहां भी बढ़ जाता है। और एक पॉइंट और लिखा है मैंने यहाँ पे कि लिविंग सिस्टम का जो जितने भी लिविंग सिस्टम है उनका जो सेल होता है, उन सेल में ऑर्डर फॉर्म में होते हैं, और उन सेल में हीट जनरेट होता है। जैसे मान लीजिए कि हमारी बॉडी है, तो हमारी बॉडी में लगातार हीट जनरेट हो रहा है, तो हमारे शरीर के जितने भी सेल है ना, उनको हीट बाहर निकालना होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप कोई चीज को आप गर्म कर रहे हैं, ये लोहे का टुकड़ा है, आपने आग लगा दिया, नीचे से गर्म हो रहा है ये, तो यहाँ से हीट जब ये गर्म होगा ना, तो आगे ये बढ़ते जाएगा हीट ये बढ़ते जाएगा, एक मॉलिक्यूल से दूसरे में, दूसरे में से तीसरे में, तीसरे में चौथे में, उसके बाद ये बढ़ते जाएगा। और जब हीट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा ना, तो ये आपका जो बॉडी है वो डैमेज हो जाएगा। तो हमारे शरीर में जब हीट जनरेट होता है ना, तो सील जो क्या करता है ना, हमारे शरीर से हीट को बाहर निकाल देता है, अपने ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए, खुद को मेंटेन रखने के लिए। एक सेल अपनी हीट को जो जनरेट हुआ है उसको वो इन्वायरमेंट में छोड़ देता है, और जब वो खुद की हीट जिसको वो इन्वायरमेंट में छोड़ देता है, जो उसके अंदर जनरेट हुआ था, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट की एंट्रोपी बढ़ जाती है ना। तो बात साबित हो गई ना कि जो आपका सेकंड लॉ कहता है, ये इस बात पर फोकस है कि बाहर का जो भी क्लोज सिस्टम है ना, सेकंड लॉ आपका यही कहता है कि जो भी आपका क्लोज सिस्टम है ना, उसकी एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होती है, डिक्रीज नहीं हो सकती है। तो जो भी क्लोज सिस्टम है उसकी एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज ही होगी, डिक्रीज नहीं होगी। तो फोटोसिंथेसिस में मैंने बताया कि आपका एंट्रोपी बढ़ती है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि एक सेल को अपने ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए, है ना, हीट को रिलीज करना होता है सराउंडिंग में, ताकि वो अपने ऑर्डर में रह सके। और जब हीट को सराउंडिंग में रिलीज करता है तो इन्वायरमेंट की हीट जाती है और एंट्रोपी बढ़ जाती है। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि आपका थर्मोडायनेमिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है बायोलॉजी में। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम में ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ इस टॉपिक का आप ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। वीडियो बहुत बड़ी हो गई है मेरे ख्याल से, पर कोई बात नहीं, टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट था। ओके, बाय।